दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा कि क्या पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद अखिलेश यादव राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त करने से डर रहे हैं। आखिर डर रहे हैं तो ऐसा क्यों? क्या कुछ और भी लोग हैं जो प्रतिक्रिया व्यक्त करने से डर रहे हैं और दोहरी रणनीति अपना रहे हैं? इन सब विषयों पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी एक खबर यह है कि एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के सैनिक पूरी तरह आमने सामने हैं और कुछ स्थानों पर सैनिकों में गोलीबारी भी हुई है। लेकिन यह भी बता दूं कि यह किसी भी प्रकार के युद्ध की स्थिति नहीं है और ये माना जा रहा है, ये खबरें हैं कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है कि जब दोनों सैनिक तनावपूर्ण स्थिति में आमने सामने होते हैं तो कई बार वो एक दूसरे को चुनौती देने के लिए गोलीबारी करते हैं और ये फिलहाल इसी तरीके की गोलीबारी प्रतीत दिखाई दे रही है। दोस्तों आप चर्चा कर रहा हूँ कि आखिर पहलगाम हमले के बाद ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि क्या अखिलेश यादव डरे हुए हैं, और यदि डरे हुए नहीं है तो फिर उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दरअसल आपको पता होगा कि पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने एक बहुत ज़रूरी सीसीएस की बैठक बुलाई, जहां पहलगाम हमले पर पूरी तरीके से चर्चा हुई कि हमला किन लोगों ने किया, उनका समर्थन करने वाले कौन लोग हैं, कौन लोग थे जो वहां उनकी मदद कर रहे थे, कौन लोग थे सीमा के इस पार या सीमा के उस पार जो उन्हें निर्देश दे रहे थे। इस सब बातों पर विचार किया गया। साथ ही इस बात पर विचार किया गया कि हमें इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है। और उसके बाद मीटिंग के बाद जो 2.5 घंटे चली, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने एक बयान जारी करा, खुद पत्रकारों के सामने आए और कहा कि दुश्मनों को, हमलावरों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक रैली में जाकर कहा कि जिन्होंने भी हमला किया है वो सुन लें, वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हुए हो, भारत उनको ऐसा जवाब देगा और उनके सहायता करने वालों को ऐसा जवाब देगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। रूटीन में सरकार ने इस हमले के बारे में जो सूचनाएं थी उसको साझा करने के लिए, सरकार के क्या इरादे हैं इस बारे को कुछ इशारतन बातचीत करने के लिए सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसका मकसद था कि विपक्ष को भी विश्वास में लेना। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं गए। उन्होंने इस बैठक में भाग लेने के लिए अपने चाचा रामगोपाल यादव को भेजा। बात यहीं तक सीमित होती थी, कोई बात नहीं थी। उन्होंने ये कह दिया कि वहाँ पर सपा की ओर से जो भी सुझाव देना होगा वो रामगोपाल यादव देंगे और जो भी कुछ कहना होगा वो कहेंगे। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उसके बाद कल इस घटना में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का शव कानपुर में उनके घर आया। कानपुर में पहलगाम में जितने लोग भी मारे गए हैं उनके शव उनके घर भेजे जा रहे हैं और अभी तक जिन जिन राज्यों में भी वो शव गए हैं वहाँ पर आमतौर पर वहाँ के मुख्यमंत्री या मंत्री और तमाम पार्टियों के प्रमुख नेता उनके घरों पर जाकर उनको ढांढस बना रहे हैं। कल जब कानपुर में भी शुभम द्विवेदी का शव आया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर गए। उनके पत्नी से उस वक्त का हाल सुनकर उनकी आंखें नम हो गई और जब वो बाहर लौट रहे थे तो उनकी आंखें गीली थी और वो अपनी आंखें पहुंचते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वहां पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप शुभम द्विवेदी के घर क्यों नहीं गए? कानपुर पास में ही है, आप दिल्ली में मौजूद हैं, आपने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करना जरूरी क्यों नहीं समझा?
लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव ने ये जवाब दिया। जो जवाब दिया वो कुछ चौंकाने वाला था, और उन्होंने ये कहा कि शुभम द्विवेदी के परिवार से मेरी कोई जान पहचान नहीं है, इसलिए मैं नहीं किया। क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये बता सकते हैं कि समाजवादी पार्टी क्या बस इस तरीके की राजनीति कर रही है कि वो यदि उनकी जान पहचान का कोई व्यक्ति पीड़ित होगा तो वो उसी के घर जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी की सारी राजनीति ये है कि उनका उत्तर प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और वो यदि उनका कोई मिलने वाला पीड़ित होगा तो उसकी मदद के लिए, उसका हालचाल जानने के लिए या उसको ढांढस बधाने के लिए उसके घर जाएंगे? इस बात का जवाब अखिलेश यादव को देना होगा, क्योंकि लखनऊ से कानपुर बहुत दूर नहीं था। अब एक और जवाब देना होगा। अभी आपको पता होगा कि संभल के अंदर एक सुनियोजित रूप से दंगा हुआ। दंगाइयों ने सर्वे करने आए हुए कुछ लोगों को, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की हत्या करने की साजिश रची, और इसी क्रम में दंगाइयों ने वहां पे गोलियां चलाई और पत्थर बरसाए। कुछ दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि दंगाइयों की गोलियों से आपस में ही उनकी गोलियां जो चली उससे 5-6 लोग मारे गए। वहां पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आता है। अखिलेश यादव एक विशेष लोगों को भेजते हैं और दंगाइयों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का चेक देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी आपसे कि क्या वो आपकी जान पहचान के लोग थे दंगाई, या आप सांप्रदायिक आधार पर कुछ भेदभाव कर रहे हैं कि यदि एक समुदाय विशेष के लोग पीड़ित हैं तो मैं उनके घर जाऊंगा, और एक समुदाय विशेष के लोग पीड़ित हैं तो मैं उनके घर नहीं जाऊंगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि यदि मैं हिंदू पीड़ितों के घर जाऊंगा तो मुझे राजनीतिक रूप से कोई नुकसान हो जाएगा? अभी तक पहलगाम हत्याकांड के बाद ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे कि भारत वर्ष में किसी भी मजहब को मानने वाले लोग आतंकवादियों के समर्थन में एकजुट खड़े हो। कम से कम खुलकर कोई नहीं खड़ा। अंदर खाने कोई खड़ा हो तो मैं नहीं कह सकता। अखिलेश यादव जी, आप उत्तर प्रदेश में 2 लोगों की विशेष रूप से राजनीति करते हो, यादव समाज की और मुस्लिम समाज की। आप शुभम द्विवेदी के घर जाते, यादव वोट आपको तब भी मिलते। आप उनके घर नहीं गए तब भी उनके वोट आपको मिलेंगे। रही बात अब मुस्लिम वोटों की, क्या आपको इन मुस्लिम वोटों के प्रति कुछ डर था कि यदि मैं शुभम द्विवेदी के घर गया तो मुझे मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा? कम से कम अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान या देश का मुसलमान आतंकवादियों के साथ खड़ा हो। और यदि आपके पास कोई ऐसा इनपुट है कि भारत में या उत्तर प्रदेश में कोई वर्ग ऐसा है जो आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा है, तो आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हो, आपके पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपके पिताजी इस देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। आपको उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित करना चाहिए, केंद्र सरकार को सूचित कर देना चाहिए कि मेरे पास ऐसे इनपुट हैं कि कुछ एक बड़ा वोटरों का समूह आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा है। हालांकि मैं इस बात को मानता नहीं। और यदि अखिलेश जी ऐसा कोई समूह आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा भी है तो मेरा आपसे कहना है, आप एक राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो,
आपको डर से बाहर निकलना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां राजनीति को उठा के, सत्ता के लालच को उठा के एक तरफ रख देना चाहिए और हमें राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ देना चाहिए। और आप एक बात और याद रखिए, जब पहलगाम में आतंकवादियों ने हत्याकांड करा तो जिन्होंने ये भी बताया कि हम हिंदू हैं, या जिन्होंने ये भी बताया कि हमारा धर्म हिंदू है, उन्होंने उनसे ये नहीं पूछा कि क्या तुम हिंदू होकर समाजवादी पार्टी के समर्थक हो या भाजपा के समर्थक हो। मुझे नहीं पता कि वो मृतक किस पार्टी के समर्थक है, लेकिन चूंकि उन्होंने पूछा ही नहीं, यदि उसमें भी कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक होता या है तो उसकी हत्या हो जाती या हत्या हुई है। इसलिए अखिलेश जी इस डर से बाहर आओ। रही बात वोट बैंक की, जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी तो आपको ये पता होना चाहिए, दो प्रमुख ब्राह्मण नेताओं का समाजवादी पार्टी के स्थापना में हाथ था। और ये दो नेता थे, इलाहाबाद के समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा, जिन्हें मिनी लोहिया कहा जाता था, छोटे लोहिया कहा जाता था, और दूसरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर समाजवादी नेता जो अमरोहा जनपद के ही निवासी थे, रमाशंकर कौशिक। इनका समाजवादी पार्टी की स्थापना में और मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश के नेता के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण रोल था। और सिर्फ यह बात यहीं तक नहीं है, आज इस वक्त तक जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां कुछ ब्राह्मण आपकी पार्टी का समर्थन ना कर रहे हों, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ना हो। मैं जिस जगह से, जिस नगर से वीडियो बना रहा हूं, आपको बता दूं, यहां पर भी ब्राह्मण सभा के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लोकसभा का चुनाव 2024 समाजवादी पार्टी का लड़ाया, उन्होंने 2022 का विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी का लड़ाया। जब समाजवादी पार्टी का विधायक पद का उम्मीदवार मुसलमान था तब भी उन्होंने सभा का चुनाव लड़ाया, और जब समाजवादी पार्टी का विधानसभा का उम्मीदवार हिंदू था तब भी उन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ाया। यानी कि उन ब्राह्मण कार्यकर्ताओं ने हिंदू नहीं देखा, मुस्लिम नहीं देखा, उन्होंने समाजवादी पार्टी देखी। तो क्या आप ब्राह्मणों को यही सलाह दे रहे हो कि तुम मेरे पार्टी का चुनाव लड़ाते हो, लड़ो, तुम मेरी पार्टी के लिए काम करते हो, करो, लेकिन यदि तुम्हें किसी आतंकवादी ने या कहीं तुम सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होऊंगा, समाजवादी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होगी। अखिलेश यादव जी, इस राजनीति से ऊपर उठो, और यदि आपके मन में डर है तो इस डर से बाहर आओ। इस डर से बाहर आओगे, आपका कद बढ़ेगा, आपका स्तर बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, ये डर बस ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के अंदर ही हो या अखिलेश यादव के मन में ही हो, ये डर कांग्रेस के अंदर भी है। लेकिन कांग्रेस ने इस डर से निपटने के लिए दो रणनीति, एक और रणनीति अपनाई। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में भी हिस्सा लिया, वहाँ राहुल गांधी भी गए और मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए, और वहाँ पर उन्होंने अपनी मौन सहमति भी दे दी कि सरकार जो समर्थन, जो भी कदम उठाएगी हम साथ हैं। लेकिन एक दूसरी रणनीति के तहत उन्होंने आतंकवादियों के आकाओं को, चाहे वो भारत के अंदर है चाहे भारत के बाहर है, और आतंकवादियों के समर्थकों को, चाहे वो भारत के अंदर है चाहे वो भारत के बाहर है, उनको भी समर्थन, उनको भी इशारा कर दिया कि कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ नहीं है। और इसके लिए उन्होंने क्या करा, कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय जीजा जी राहुल गांधी के बहनोई प्रियंका वाड्रा के पति का वीडियो आपने सुन लिया होगा, उनसे एक बयान दिलवाया गया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो पर्यटकों की हत्या हुई है
उसका कारण कोई आतंकवाद नहीं है। मैं पहले आपको उनका शब्द बता दूं। उन्होंने कहा जो हत्या हुई है वो भारत में भारत सरकार मुस्लिम समाज पर जो अत्याचार कर रही है, उनके अधिकार छीन रही है, उसका परिणाम है। इसका मतलब क्या हो गया? जब हम इसको डिकोड करते हैं कि हे आतंकवादियों, हे आतंकवादियों के आकाओ और हे आतंकवादियों के समर्थकों, हम पहलगाम के हमले को आतंकवादी हमला नहीं मानते। हम पहलगाम के हमले को आपके द्वारा हिंदू समुदाय पर किया गया हमला नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि पहले हिंदुओं की सरकार ने आपके खिलाफ प्रतिक्रिया करी, उसके बाद आपने प्रतिक्रिया करी, आप निर्दोष हो। ये संदेश दिया कांग्रेस पार्टी ने अपने अखिल भारतीय जीजाजी के माध्यम से आतंकवादियों के आकाओं को, आतंकवादियों के समर्थकों को। और दूसरे नंबर पर सोनिया गांधी के बेहद करीबी, राजीव गांधी के जिगरी दोस्त मणिशंकर अय्यर को मैदान में उतारा गया। आपको पता होगा कि मणिशंकर अय्यर कभी राजीव गांधी के भाषण लिखा करते थे, और ये कहा जाता है कि आज भी सोनिया गांधी के भाषण मणिशंकर अय्यर लिखते हैं। मणिशंकर अय्यर ने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के क्रम में सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की कड़ी निंदा करी है। मतलब यहाँ फिर कांग्रेस पार्टी ने संदेश दे दिया कि आतंकवाद का समर्थन, आतंकवादियों को भले ही भेजा हो पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं करती। भले कांग्रेस ने दोहरी चाल चली, एक और सर्वदलीय बैठक में गई और हिंदुओं को भ्रमित करने का प्रयास किया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और दूसरी ओर उसने अपने अखिल भारतीय जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा और शंकर अय्यर को मैदान में उतार कर ये संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के आकाओं के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और कांग्रेस पार्टी भारत में भी आतंकवाद का समर्थन करने वालों के साथ खड़ी है। इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी के पास भी ऐसा कुछ इनपुट है समाजवादी पार्टी की तरह कि भारत में भले ही लोग खुलकर आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहे, पहलगाम के आतंकी हमले का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन अंदर खाने शायद कुछ हलचल है। ऐसा हमने पहलगाम में भी देखा कि जब सुरक्षा बल आतंकवादियों की तलाशी और गिरफ्तारी के लिए गए तो स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों का विरोध किया, उन पर पथराव किया, उनका प्रतिरोध किया। यहाँ तक कि श्रीनगर के लाल चौक में जब तथाकथित कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, लोगों के चेहरों पे बड़ी मुस्कान थी। और जब एक न्यूज चैनल की, दिल्ली स्थित न्यूज चैनल की संवाददाता उसको कवर कर रही थी, उनके हंसी को कवर कर रही थी, उन्होंने उसके हाथ से माइक छीनने का प्रयास किया, उसके साथ बदतमीजी की, और सुरक्षा बलों ने उन तथाकथित संवेदना व्यक्त करने वाले कैंडल हाथ में लिए हुए लोगों के बदतमीजी से उस संवाददाता को छुपाया। तो इसका मतलब यह है समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के पास भी ऐसा इनपुट है कि यदि तुमने आतंकियों का विरोध किया, यदि तुमने आतंकियों को समर्थन देने के कारण पाकिस्तान पर हमले या पाकिस्तान पर प्रतिबंधों को समर्थन किया, तो आपको भारत में वोटों का नुकसान हो सकता है। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि भारत में हिंदुओं की संख्या 100 करोड़ है। इसको नज़रअंदाज मत करो राहुल गांधी, इसको नज़रअंदाज मत करो अखिलेश यादव। और सत्ता ही सब कुछ नहीं है, राजनीति ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी देश के लिए भी सोचने की हिम्मत जुटाओ राहुल गांधी, देश के लिए भी सोचने की हिम्मत जुटाओ अखिलेश यादव। इस डर से बाहर आओ, और इस वक्त संकट की घड़ी में जब देश पर हमला करने का कोशिश हो रही है, देश के अस्मिता को चैलेंज किया जा रहा है, तब देश के साथ खड़े हो और
देश में उन लोगों के साथ खड़े हो जो शांति चाहते हैं और आतंकवाद के विरोधी हैं। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि यदि अखिलेश यादव और राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी डरी हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको डर से बाहर आना चाहिए। दोस्तों, बात को यही समाप्त कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, यदि आप मेरी बात से सहमत हो कमेंट करें, वीडियो में मुझे बताएं, मैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, किसी और विषय पर बात करना चाहते हैं तब भी में लिखें, मैं उस विषय पर आपके साथ बात करने का प्रयास करूँगा। आज की बात यही समाप्त कर रहा हूँ, फिर चलते चलते निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।